नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। टीचिंग एग्जाम्स के लिए यह प्रैक्टिस सेशन है। आपकी जितने भी एग्जाम्स इस समय लगे हुए हैं, क्योंकि टीचिंग में कई सारी संभावनाएं, कई सारे एग्जाम आपके सामने हैं। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी आपके साथ है, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट और साथ साथ जो मेंस एग्जाम्स है, बीपीएससी, सुपर टेट, डीटीएफएलएसबी, केवीएस, एलटीजीएस एग्जाम है। आप सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर उन रिलेटेड रिलेवेंट प्रश्नों को करने चल रहे हैं और लगातार मैं करा भी रहा हूँ जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशंस को सभी लोग प्रॉपर रोज एक्टिविटी की तरह इसको शामिल रहिए, इस पे जुड़िए, एक एक सवाल को देखिए, करिए। मैथ जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो आपका दूर हो जाएगा, वो चैलेंज की तरह नहीं रहेगा, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा फील कराने वाला विषय हो जाएगा। आप सभी बस केवल पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम भी कनेक्ट रहें, आप भी कनेक्ट रहें और आगे की जितनी भी एक्टिविटी हमारी है वो आपके सामने प्रेजेंट होती रहे। मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों पर, सवाल हमारे साथ करते चलिए, आंसर देते चलिए। जहां कहीं समस्या फंसे, कोई दिक्कत आए, आप हमें कमेंट करते चलिए। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर आता है। प्रथम 10 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। ये सुपर टेट मतलब जो मेंस एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड सवाल है। अभाज्य संख्याएं हम सबको पता होती हैं, जो स्वयं तथा एक से कटती हैं, इसके अलावा कोई नहीं काट सकता है। औसत के बारे में भी आपको जानकारी होगी कि योग बटा संख्या होता है, अर्थात आंकड़ों को जोड़ें और संख्या से भाग करें, यही औसत कहलाता है। करेक्ट है। सबसे मुख्य चीज है कि प्राकृतिक अभाज्य संख्या, वैसे अभाज्य संख्या प्राकृतिक ही होती है, लेकिन अगर प्राकृतिक अभाज्य संख्या उसने प्रारंभ की, स्टार्टिंग की कहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उसके मन में, मतलब जो हमें दे रहा है वो यही कि आपको पता है कि नहीं अभाज्य कौन है। जैसे स्टार्टिंग की अभाज्य कौन है, सबसे पहले 2 है, फिर 3 है। अब यहाँ डाउट रहता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, यूपी टेट में सवाल भी पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है, 29 है, 31 है। अब आप चेक करो कितने हो गए। 3, 3 6, 2 8, 2 10। यहीं पे रुक जाइए, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। चलिए जोड़ता हूं। 3 2 5, 5 10, मतलब यहां तक 10 हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 13 7 20, यहां 20 हो गया। 11 19 फिर से 30, यहां 30 हो गया। 17 23 आपके सामने, 17 23 40, यहां 40 हो गया। 40 30 70 20 90, एक 90 एक 100 और 100 20 29, 100 20 120 129, जुड़ करके 129 आया। क्योंकि संख्या 10 थी तो 10 से भाग देने पर 12.9 ही आएगा और यही एवरेज आपके सामने है, जो बी विकल्प में, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है करेक्ट आंसर के रूप में। सही जोड़ करिए, सही नंबर पिक करिए, गलत नहीं होगा। ये सवाल आपका आसान है, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एल्जेब्रिक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, फार्मूले पर बेस्ड है। ए प्लस बी का मान हमको दिया है जो कि 10 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी हमको दिया है जो कि 58 है। अब आपसे कह रहा है ए बी, अर्थात दोनों संख्याओं का जिसका जोड़ 10 है, जिनके वर्गों का जोड़ 58 है, हमसे कह रहा है उसका हमें गुणनफल बता दो, मल्टीप्लीकेशन बता दो। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है, बराबर आपका 10 का वर्ग कितना होगा, 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 58 है, प्लस ट्वाइस ए बी कर देते हैं, बराबर आप यहाँ पर 100 कर दीजिए। तो ट्वाइस ए बी कितना होगा, घटा दीजिए इसको, मतलब 58 120, 100 से घटा दीजिए। अगर घटा दिया तो आपको मिलेगा 41। करेक्ट है। यहाँ पर आप सॉरी 42 मिलेगा। हाँ, 58 घटाया तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 21, अर्थात इसका जो गुणनफल होगा वो 21 होगा। कई तरीके सोच भी सकते थे, 7 और 3 जुड़कर 10, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 49 9 58। तो अगर संख्याएं हमसे पूछिए तो हम उसको भी बता दें, 7 और 3 है, जो आपको पहले ऑप्शन में, मतलब फिलहाल जैसे पूछा था उस हिसाब से प्रोडक्ट ही बताना था। निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसको आपको कंपेयर करना है। कंफ्यूजन इस बात का है कि रूट में सारे नंबर अलग अलग हैं, वो किसका क्या रूट हो रहा है ये भी डिफरेंट है। जैसे अगर इसकी बात किया जाए तो यह 2 का वर्गमूल है, ठीक, यह 3 की पावर 1/4 है, यह 4 की पावर 1/3 है और यह 5 की पावर 1/6 है। समस्या ये है कि ना बेस सेम ना पावर सेम, तो कुछ तो सेम करना होगा तभी यह सवाल हल हो पाएगा। इसके लिए जो पावर्स है, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, एलसीएम यहां पर कर लीजिए, 12 आया। 2 छंगे 12, 4 तियां 12, 3 चौके 12, 6 दूना 12। करेक्ट है, यस। आप लिखिए 2 और यहां पर 1/12 हमने ऐसे बना दिया। अब पावर कितना लगा दिया ये भी समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप बल्कि एक काम करिए, आप एक काम करिए, 6 से इसको भाग करिए। जैसे आप एक सेकेंड, आप एक काम करिए, जैसे इसकी पावर कितनी थी, 2 थी, 2 से इसको भाग करिए 6 और पावर 1/12। दरअसल हमें चाहते हैं कोई परिवर्तन ना दिखे,
ना होने पाए, जो जैसे था वैसे ही रहे, अर्थात 6 गुणे 1/12 1/2 ही होता है। 4 से भाग कर दीजिए 3, तो अर्थात 3 की पावर आपका हो जाएगा 3 की पावर 1/12। बात वही है जो वहां पर थी, वही यहां भी बनकर आ रहा है। ऐसे 4 की पावर 3 से भाग करिए, 4 बार गया और पावर 1/12, अर्थात सेम वही प्रोसेस है। 5 की पावर 6 2 हो जाएगा और पावर 1/12। समझ रहे ना इस बात को? यस। अगर आप हल करेंगे सभी को तो यहां पर 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/3 और इसे 5 की पावर 1/6 हो जाएगा। करेक्ट है? बातों को समझ पा रहे हैं? मतलब हमारे पास ये 4 नंबर जो बनकर आए हैं उनको थोड़ा सा आप लोग समझिए, इनमें हमारी सबकी पावर अब सेम हो चुकी है। तो बेसिस से कंपेयर करिए। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 4 की पावर 4 कितना होगा आप बताइए? 256। ठीक है। और 5 की पावर 2 25 होता है। इस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं। मुझे कहा था सबसे बड़ी संख्या बता दे, तो सबसे बड़ी संख्या बताना कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। आराम से हम लोग सबसे बड़ी संख्या को बता सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा आप खुद देख लीजिए। 256 साफ साफ दिख रहा है। 256 4 की पावर मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 से रिलेट कर रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ 4 आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन में है। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है, जो सभी लोग पॉइंट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका डन होता है। किसी आयत की चौड़ाई 10 है, विकर्ण 26 है, क्षेत्रफल बताना है। देखिए आयत है, ये आयत है, इसकी चौड़ाई 10 है, विकर्ण ये होता है और ये दिया है 26। अगर हमसे एरिया पूछा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमको पता करना है। विकर्ण का नियम देखो, एक चीज हम सब बता दे जानते हैं कि भाई यहां पर 90 डिग्री का कोण होता है। इसके हिसाब से पाइथागोरस भी लगता है कि l स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 26 का वर्ग, ऐसे लिख सकता हूं। यस, टीएल स्क्वायर और ये 100 होगा और यहाँ 676 है। अगर घटेगा 100, टीएल स्क्वायर बराबर 576 होगा। यल का मान आपका 24 होगा, अर्थात कंफर्म है कि लंबाई आपकी कितनी हो गई? 24। ठीक, लंबाई 24 हो गई। अब लंबाई अपने पास 24 है, चौड़ाई अपने पास 10 है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है बताएं? 10 है। अब हमको एरिया अगर पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं? लेंथ आपका 24 है और ब्रेथ आपका क्या है? 10 है। तो 24 गुणे 10 कितना होता है? 240। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इसका एरिया होगा, जो आपको बी विकल्प, बी ऑप्शन में दिया है। पॉइंट करते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। 1 दर्जन केला बेचने पर 3 केला के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। हानि का प्रतिशत बताओ क्या है? फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उस सब कुछ करने के लिए 1 दर्जन केला जो कि 12 होता है, क्या होता है? केला अगर हम खरीदने जाते हैं, गिन के लेते हैं, 1 दर्जन लेना है तो 12 केले है ना। हानि का मतलब क्या होता है? हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब क्रय ज्यादा विक्रय कम तो हानि, क्रय से विक्रय घटा दे तो हानि का हानि की वैल्यू पता चल जाती है। 3 केला के विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब एसपी, बराबर हानि होती है। 12 केला उसने बेचा है तो पहले 12 पर को खरीदा भी तो होगा। ठीक है, 12 को खरीद करके ही तो बेचा होगा। एसपी को एसपी की तरफ करिए तो 15 एसपी बराबर 12 सीपी हो गया। 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो सीपी बटा एसपी 5/4 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा। अर्थात खरीदा उसने 5 में, बेच रहा है, खरीदा उसने 5 में, बेच रहा है 4 में, 1 की हानि है। 1 की हानि है। 1 गुणे 100 बटे आप 5 कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, 20% की हानि है। 20% की, बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। 20% की हानि है। सभी लोग इस 5वें सवाल का सही उत्तर डन कर लें। ये क्वेश्चन देखिए एकदम जनरल सरलीकरण सवाल है और सरलीकरण बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको करना भी जरूरी है। ये सवाल एग्जाम का ही होगा, ऐसे नहीं दिया होगा। 43 दूना 86 होता है ना। 44 से अगर 6 निकला तो 38 से 44 होता है। कितना होता है? 38 से 44, -87 हो गया। भाई इसको दोनों को हल करिए, -1 आएगा। 38 -1 हो गया। 37 इसका आंसर आना चाहिए। 37 है, बिल्कुल है, पहला ही विकल्प 37 है ना। 37 पहला विकल्प है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र होता है ऐसे। सबसे पहले तो ये है परिवृत्त। ठीक, एक बार फिर से बना देता हूं। ये समकोण त्रिभुज है तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक, परिवृत्त क्या होता है? प्रत्येक बिंदु त्रिभुज, जो भी हमारे पास आकृति हो, त्रिभुज या त्रिभुज मानिए, उसके क्या करे? उसके प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से होकर जाए। बनता कैसे है? प्रत्येक, देखो इसको अगर बनाना है हमें तो कैसे बनता है? जो दो भुजाएं कोई भी ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे जिसको भी ले लीजिए, आप इसका बाइसेक्टर बनाओ।
कैसे बाइसेक्टर, ऐसे हमने जैसे लगड़ा प्रकार यूज करते थे ना, ऐसे कट मारा, ऐसे कट मारा, ठीक है, ऐसे कट मारा, ऐसे कट मारा, तो एक रेखा ऐसे खींच दिया। इसी प्रकार से इसका भी किया हम लोगों ने, तो ये इधर से केंद्र आया, त्रिभुज का केंद्र आया, केंद्र से मैंने इसको आर के ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, सबकी दूरियां बराबर, इस केंद्र से ऐसे घुमा करके ये त्रिभुज का निर्माण, वृत्त का निर्माण किया, तो हमारा परिवृत्त हो गया। तो पक्का परिकेंद्र होगा जिसे सर्कम सेंटर कहते हैं। समकोण त्रिभुज के भीतर होता है, समकोण त्रिभुज के बाहर होता है, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, अब आप इसको समझिए, जैसे यहां पर कई स्थितियां बन सकती हैं, कई स्तर पे चीजों को सोचा जा सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो आपका, जैसे जितना मतलब एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जो पोजीशन यहां से यहां तक की लेंथ को, जैसे यहां से इसकी लेंथ, यहां से इसकी लेंथ, यहां से इसकी लेंथ को सेम कर दे, वही पोजीशन होता है। अब वो कहां हो सकता है, क्या भीतर होगा, क्या बाहर होगा, क्या समकोण बनाने वाले शीर्ष पर होगा। जैसे आपसे कंफर्म किया जाता है समकोण बनाने वाला शीर्ष कौन, ए है, क्या ए तो बिल्कुल नहीं, मतलब आप ऐसे में तो बना नहीं पाएंगे कि आप यहां से लेकर के, तो भाई केंद्र ही हो गया। समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु, जो कर्ण है उसके मध्य बिंदु अगर यहां से सोचे तो यहां से कोई जरूरी थोड़ी ए लेंथ, ए लेंथ, ए लेंथ, जैसे अगर मध्य बिंदु हमने ले लिया तो ए थोड़ी, तो यहां पर हम लोग को भीतर का ही उपयोग करना होगा। तो समकोण त्रिभुज के भीतर होता है, आप भीतर की तरफ करिएगा, यही इसका राइट सोल्यूशन होगा। ठीक, चलिए, निम्न में कौन सा विकल्प कथन के व्यंजक के रूप में दर्शाता है एक संख्या का 10 गुना, एक संख्या का 10 गुना, करेक्ट है, और 16 का योग उस संख्या के, मतलब एक संख्या का 10 गुना फिर 16 जोड़ा, उस संख्या के 4/5 से बड़ा है, उस संख्या के 4/5 से बड़ा, ऐसे बनाई, देखिए जैसे बता रहा हूं, एक संख्या का 10 गुना, ठीक है, n इंटू 10 कर दीजिए, और 16 का योग, उसमें 16 जोड़ दीजिए, उस संख्या के 4/5, उस संख्या के 4/5, उस संख्या के 4/5 से बड़ा है, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब इसी को हमको डिफाइन करना है, इसी को समझना है कि एक्चुअली यहां पर प्रेजेंटेशन कहां से हो पा रहा है। जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई हमने, अगर जैसे हम इसको, या तो जैसे इसको है ऐसे रहने दीजिए, कुछ भी चेंज मत करिए, 10n कर दीजिए प्लस 16 है, ग्रेटर देन 4/5 p है, p अगर हमने n लीजिए, नंबर लीजिए, क्योंकि अगर हम संख्या को p मान रही है, इसने p माना है क्या, नहीं माना है, कोई नहीं, अगर हम p मानकर चल रहे हैं तो यहां भी आपको p करना होगा, या n ही लेकर चलिए, वहां से हिसाब से कंपेयर कर लीजिए। अगर इसके विकल्पों के आधार पर चले तो हमारे पास एक डी विकल्प की राइट सोल्यूशन डायरेक्ट दिख जा रहा है। ठीक है, हमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को यहां पर 10p प्लस 16 इज ग्रेटर देन 4/5 p हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट है, यस। 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, CI और SI का जो अंतर होता है, अगर हम 2 साल की बात करें, 2 वर्ष के लिए, तो डायरेक्ट पैटर्न फार्मूला होता है, या अगर 10% कह रहा है तो सीधा सीधा भी सोच सकते हैं। फिलहाल फार्मूला होता है PR² / 10,000, आप इसका उपयोग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या साधारण ब्याज जो होता है वो 10% के हिसाब से 20% हो जाएगा, और चक्रवृद्धि में आप सबको बता दूं कि 10% को अगर क्रमिक रूप से लेकर चलिए तो 21% हो जाएगा। दोनों का अंतर अगर देखा गया तो 1% है, यही 1% अगर हम 8,000 पर लगाएं तो 1/100 गुणे 8,000 कर दीजिए, तो इस हिसाब से अगर देखा गया तो 80 रुपए आ जाएगा अंतर, कितना, 80। या अगर हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं, इस फार्मूले का, तो P अपना 8,000 है, R² मतलब 10 का वर्ग, बटे आप कितना कर सकते हैं, 10,000। ठीक है, 2 जीरो इसका खत्म कर देगा 100, 2 जीरो इसका, तो बचा 80। इस हिसाब से इसका राइट सोल्यूशन क्या है, बी विकल्प है, 80 आप सभी लोग इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर मान सकते हैं। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान 135 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या, कोई बहुभुज है उसके प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज का मतलब जैसे समबाहु त्रिभुज या कोई भी, मतलब बहुभुज का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी है, लेकिन अगर प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 135 है तो वह रेगुलर पॉलीगन अर्थात समबाहुभुज है। समबाहुभुज मतलब समबाहुभुज का अर्थ होता है कि सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण भी बराबर हों। प्रत्येक अंतः कोण हमको दिया है 135 डिग्री, करेक्ट है, और मैं बता दूं कि प्रत्येक अंतः प्लस प्रत्येक बाह्य
प्रत्येक अंतः प्लस प्रत्येक बाह्य का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक अंतः का मान हमको 135 दिया है प्लस प्रत्येक बाह्य हमको नहीं पता है, जो कि 180 के साथ कंपेयर किया जाए, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण 180 से 35 घटा दें 45 डिग्री हो जाएगा। और बता दूं कि सभी कोई भी बहुभुज होगा, चाहे रेगुलर है या नहीं है, उसके सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अगर हमको पता है कि उसके सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 है, तो 360 बटे 45 कर दीजिए, प्रत्येक बाह्य उससे डिवाइड कर दीजिए। 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 3 अठे 24, 8 भुजा होंगी। उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या टोटल 8 हो गई, और 8 ही हमसे मतलब भुजा ही पूछा था। इस तरह से आज का सेशन 10 सवालों से ही समाप्त होता है। किसी सवाल के किसी कॉन्सेप्ट में कहीं आपको डाउट कंफ्यूजन आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी आधार पर फिर से नया सोल्यूशन नए पैटर्न पर आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।